आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कुंडली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये कुंडली है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। जैसा आप सब लोग जानते हैं, लोकसभा के इलेक्शन जारी हैं, 5 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, 2 और चरण बाकी हैं। ये समय उनके लिए किस प्रकार का है, तीसरी बार वो सत्ता को प्राप्त करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इन सब बातों को हम जानेंगे। और इसका आधार मैंने जो लिया है, उनकी कुंडली जो मैंने इंटरनेट से ली है, उसको मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के हेड हैं, उनकी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी की भी कुंडली मैंने यहाँ ली हुई है। इन दोनों कुंडली के माध्यम से हम जानेंगे ये समय जो मोदी जी के लिए है ये किस प्रकार का है। और जैसा थंबनेल में मैंने दिया हुआ है, आएगा तो मोदी ही, ये कितना सच के करीब है, उन सब बातों को हम जानेंगे। मोदी जी बहुत यशस्वी और बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री हैं भारत के। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में बहुत सारे राजयोग होते हैं तो वो बहुत बड़ी जो है सत्ता के शीर्ष पर पहुंचता है, विश्व में अपना नाम करता है, देश में उसका नाम होता है, उसकी ख्याति होती है। ये केवल किसी एक या 2 योग के कारण ऐसा नहीं होता। कुंडली में ऐसे अनेक शुभ योग जब बनते हैं तो वो उसका जो जीवन है, अगर वो किसी गरीब के घर में भी पैदा होता है तो वो जो है उच्च शिखर पर पहुंचता है, जहां पर वो पूरा विश्व विख्यात होता है, जहां पर दुनिया उसको जानती है उसके कार्य से। तो मोदी जी की कुंडली में भी ऐसे बहुत सारे योग हैं जिसके कारण वो सत्ता के शीर्ष पर, जो प्रधानमंत्री का पद है, वहां पर वो पहुंचे। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, कुंडली का जो आधार है वो इंटरनेट से लिया गया। जो समय है उनका, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो इंटरनेट से ली गई है। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ को हम देखते हैं, 17 सितंबर 1950। टाइम ऑफ बर्थ है 11:07 सुबह के, और जन्म का स्थान है वडनगर, गुजरात। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ थी, जब ये भारतीय जनता पार्टी बनी तो इसका डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 1980। समय है 11:45 दिल्ली। तो ये दोनों कुंडलियों को मैंने रखा है क्योंकि माननीय मोदी जी की कुंडली के साथ साथ हमको बीजेपी की कुंडली भी देखनी होगी, क्योंकि मोदी जी जो है बीजेपी पार्टी के हेड हैं, प्रधान है। इसलिए दोनों कुंडली मैंने यहाँ रखी है और हम जानेंगे। आसान शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा ये समय उनके लिए किस प्रकार का है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोदी जी 2001 में सत्ता में जब पहली बार वो चीफ मिनिस्टर बने गुजरात के, तब से लेके 2014 तक, 22 मई 2014 तक वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे। लगभग 13 वर्ष से अधिक समय तक वो गुजरात के सीएम रहे। और उसके बाद 2014 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद फिर 2019 में भारत के प्रधानमंत्री बने। यानी पिछले 10 वर्षों से वो लगातार जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब की बार आते हैं या नहीं आते हैं, समय उनका किस प्रकार का है, तो ये लगभग 23 वर्ष का जो समय रहा है मोदी जी की कुंडली में जो योग है, उनके कारण मोदी जी कभी भी उन्होंने विपक्ष का मुंह नहीं देखा। वो हमेशा सत्ता के शीर्ष पर बने रहे, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों और चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हों। तो कुंडली के अंदर बहुत सारे राजयोग हैं। आज मैं राजयोगों की चर्चा नहीं करता हूँ। देखिए, मोदी जी का जो समय इस समय चल रहा है, ये समय बहुत ज़्यादा चुनौतियों वाला है, क्योंकि जो समय आया है ये चुनावों के बीच में आया है। तो पिछले 13 वर्ष जो उन्होंने निकाले हैं गुजरात के सीएम के रूप में, उस समय जब कभी चुनाव हुआ तो उस समय ऐसी कोई समय नहीं था जिससे उनको कोई चुनौती मिले। लेकिन इस बार पहली बार उनके 23 वर्ष के करियर में ये पहली बार हो रहा है जब चुनाव के बीच में जो परिवर्तन हुआ है उनके समय का, ये बहुत ही संघर्ष वाला परिवर्तन है, बहुत चुनौतियों वाला परिवर्तन है, जो मैं आपको अभी पॉइंट वाइज बताने का प्रयास करूंगा। उससे पहले छोटा सा उनकी कुंडली को समझ लेते हैं। देखिए, ये जो माननीय मोदी जी की कुंडली है वो 8 नंबर की कुंडली है। 8 नंबर यानी वृश्चिक लगन सारी लगनों में सबसे जो है रहस्यमय लगन कहलाती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 8 हाउस जो होता है वो दुखों का घर है, वो रुकावटों का घर है, अभाव का घर है, हर्डल्स का घर है और रहस्य का घर है। यानी ये छुपा हुआ भाव होता है। जो चीज़ हमसे छिपी हुई होती है तो हम उसके आकार, उसके विचार, उसके व्यवहार को ढंग से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर 8 नंबर वाले स्थान में, ये नेचुरल साइन के अंदर ये 8 नंबर वाले स्थान में आती है, जो लीन भाव होता है, जो दुर्भाग्य का भी स्थान है, जो भाग्य से 12वां, 90 से 12वां स्थान कहलाता है। तो सबसे कुंडली के 12 घरों में सबसे अनिष्ट जो स्थान रहता है वो 8 नंबर का स्थान होता है। इसलिए 8 नंबर की कुंडली सबसे ज़्यादा रहस्यमयी कुंडली होती है। ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम होते हैं, इनको समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो चीज़ छुपी रहती है हम उसको नहीं जान सकते। वो किस प्रकार का आचार विचार करेगी, उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का उसका रंग रूप होगा,
तो इन सब बातों के कारण जो 8 नंबर की कुंडली होती है सबसे मुश्किल कुंडली होती है। बड़े बड़े जो रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, कहीं ना कहीं जो है 8 नंबर की को रूल करने वाले होते हैं। तो ये जो है 8 नंबर की कुंडली, जिसको वृश्चिक लगन कहते हैं। वृश्चिक जो है, इसका जो साइन है इस राशि का, वो बिच्छू है। जैसे हम बिच्छू को देखते हैं, बिच्छू को हम जनरली हमारा परसेप्शन क्या है कि कोई कीड़ा जब काटता है तो वो मुंह से काटता है, जबकि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ ये राशि इतनी मुश्किल क्यों है। बिच्छू जब भी वार करता है तो बिच्छू का जो डंक होता है वो उसकी पूंछ में होता है। तो जैसे हम बिच्छू को समझने में गलती करते हैं, उसी तरीके से 8 नंबर की जो कुंडली है ये सबसे मुश्किल कुंडली होती है इसको पढ़ना। तो इसका प्रिडिक्शन करना, इसका फलित करना सबसे रहस्यमय होता है, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो बड़ा विचित्र होता है। साथ ही साथ दूसरा जो कारण है वो क्या है, एक तो 8 नंबर की कुंडली, और 8 नंबर में ये 2 ग्रह आपस में बैठ गए, मंगल और मून, चंद्रमा और मंगल। यानी चंद्रमा हमारा क्या है, मन, और मंगल क्या है, ऊर्जा। यानी मन और ऊर्जा दोनों आपस में मिलकर तो व्यक्ति बहुत ऊर्जावान होता है, बहुत महत्वाकांक्षी होता है। और चूंकि ये फिक्स साइन के अंदर है, इसको फिक्स साइन कहते हैं, तो व्यक्ति जो है बहुत ही अपने जो है हठी होता है। एक बार जिस बात को सोच लेता है फिर अपने निर्णय से वो पीछे नहीं हटता, चाहे वो निर्णय उसके फेवर में हो या अगेंस्ट में हो। एक बार जो डिसीजन ले लिया फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता, ये डायलॉग है। तो उसी तरीके से ये व्यवहार करते हैं। एक बार कोई भी निर्णय ले लिया तो उससे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं, तो उसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। तो इस तरीके का इन लोगों का व्यवहार होता है। चंद्र मंगल जो योग होता है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये बहुत ही इसके पॉजिटिव्स भी बहुत हैं और इसके नेगेटिव्स भी बहुत हैं। हाँ, मैंने केवल आपको पॉजिटिव बताया कि व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है, बहुत ऊर्जावान होता है, बहुत दृढ़ निश्चयी होता है। एक बार सोच लेता है तो उस कार्य को फिर वो कोई कीमत हो करके ही रहता है। दूसरा, ऐसे लोग मित्रों के मित्र होते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, दोस्ती बहुत अच्छी निभाते हैं। साथ ही साथ अगर दुश्मनी हो गई तो ये दुश्मनी भी उतनी शिद्दत से निभाते हैं। तो ऐसे लोगों की दुश्मनी और दोस्ती जो है बड़ी सोच समझ के करना चाहिए। ये इतनी रहस्यमय राशि है। तो एक छोटा सा मैंने चंद्रमंगल योग के बारे में बताया, आगे कभी बहुत डिटेल से बताऊंगा। बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है चंद्रमंगल का, और ये 12 लग्नों में या 12 भावों में कहाँ पर किस राशि में है, सब राशि में ये फेवरेबल भी नहीं है, कुछ ही राशियों में, कुछ ही लग्नों में ये फेवरेबल है। ये मैंने आपको जरा सा बताया कुंडली के बारे में। अब हम बात करेंगे इसका जो मेन, जो मैंने पॉइंट लिए हैं इस समय के बारे में, कि माननीय मोदी जी के लिए पहली बार ये चुनौतियां आई हैं, क्योंकि बाकी समय जब चुनौतियां आई तो वो सत्ता के सुख भोगते समय आई। इस बार जब चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के समय ऐसी कोई चुनौती समय की उनको नहीं मिली। पूर्व में जो चुनौतियां आई हैं आप सब जानते हैं। माननीय मोदी जी का जो करियर रहा है, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज उनके साथ रही हैं। हालांकि वो बेदाग होकर निकले हैं, लेकिन वो विवाद उनके साथ हमेशा जुड़े रहे हैं। और ये विवादों का कारण ही ये है कि जो है उनकी कुंडली में योग इस प्रकार के हैं। ठीक है, आज जो समय है हम उस समय की गणना करते हैं कि ये समय माननीय मोदी जी के लिए 2024 आने वाला जो समय है वो उनसे प्रधानमंत्री की कुर्सी से कितना दूर है या कितना पास है, उसको समझते हैं। तो मैंने जो इसका आधार लिया है वो लिया है दशा पीरियड। देखिए, शुक्र की महादशा में उन्होंने शुभ भोगा, सूर्य की महादशा में शुभ भोगा, चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा यहाँ भाग्येश है और भाग्येश होकर लगन स्थान में बैठा हुआ है, लग्नेश के साथ बैठा हुआ है। बहुत पावरफुल योग चंद्रमंगल योग बना रहा है, समझ लीजिएगा। तो मैं बता चुका हूँ, व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी, और इसका एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव या नेगेटिव कह लीजिए, व्यक्ति अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं है। वो समझता है कि मैं ही हूँ और मैं दुनिया को रूल करूंगा अपनी तरीके से, अपनी शर्तों पर। वो किसी के आगे झुकता नहीं है। इस तरीके का स्वभाव होता है, जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति, हठी स्वभाव का व्यक्ति होता है जब चंद्रमंगल योग होते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जो मैंने इसके 3 मैंने महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं, जिसके अनुसार मैं चर्चा करूंगा कि मोदी जी का समय इस वक्त संघर्ष वाला समय, उनके सत्ता परिवर्तन के समय आ रहा है, चुनावों के दौरान आया है ये समय। और ये समय उनका शुरू हुआ है 2021 से, जब चंद्रमा की महादशा खत्म हुई है और मंगल की महादशा लगी है। 2021 के बाद बहुत सारी चुनौतियां उनको देखने को मिली हैं। कई राज्यों में चुनाव हुए जहां वो जीत सकते थे लेकिन वो हार गए। तो बहुत सारी चुनौतियां रहीं, जबकि वो इतना बड़ा व्यक्तित्व रहे हैं जो है देश के अंदर, जहाँ पर लोग उनको फॉलो करते हैं, बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं। उनको फॉलो करने वालों में जो है हर वर्ग के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो 2021 के बाद का जो समय उनकी चुनौती स्टार्ट हुई है जब मंगल की महादशा लगी है। मंगल जो है इस कुंडली के अंदर 2 स्थान का स्वामी है, एक फर्स्ट हाउस का, एक 6th हाउस का। और 6th हाउस में उसकी 1st नंबर की राशि है, जो उसकी मूल त्रिकोण साइन कहलाता है। वो राशि बलि राशि कहलाती है। तो बलि राशि कौन से भाव में आई? एक अशुभ भाव, 6ठा भाव एक अशुभ भाव कहलाता है। शत्रु का घर है, स्ट्रगल का घर है, कॉम्पिटिटर का घर है। तो शत्रु के घर होने के कारण शत्रुओं का स्वामी जाके बैठ गया लगन में। तो मोदी जी के जो शत्रु होंगे इस वक्त बहुत ज्यादा बली होंगे, बहुत एक्टिव होंगे। अब तक जो देखा गया कि 2019 का चुनाव हो या 2014 का चुनाव हो, ये एक बहुत अच्छा उनको एक वॉक ओवर मिला, क्योंकि कोई शत्रु उनके आगे टिक ही नहीं पाया। लेकिन इस बार जो है उनके जो कॉम्पिटिटर हैं, जो उनके कॉम्पिटिशन में है, वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। वो इसका कारण क्या है? मंगल है। मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है। साथ ही साथ जो मंगल को हम राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मंगल जो है राजनीतिक अस्थिरता का भी कारण है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का भी कारक है, राजद्रोह का भी कारक है, अराजकता का भी कारक है, असंतोष का भी कारक है, झगड़े झंझट, मारकाट, दुर्घटना,
इन सब का कारक है। अकस्मात कोई बहुत बड़ी घटना या दुर्घटना होना मंगल उस बात को भी इंडिकेट करता है। साथ ही साथ क्योंकि ये शत्रु भाव का स्वामी है और लगन में आके बैठा है, तो एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने इस बार देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अंतर्दशा की बात करूं तो सैटर्न है यहाँ अंतर्दशा का स्वामी, और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में मंगल और शनि जो है एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। मंगल की महादशा, एक अशुभ ग्रह है मंगल। देखिए अशुभ ग्रह की श्रेणी में कौन कौन से ग्रह आते हैं? मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य। सूर्य को अशुभ नहीं कहते बट क्रूर कहते हैं, बट इन जनरल हम उसको अशुभ मान लेते हैं। बुध और चंद्रमा के साथ कंडीशन होती है, ये दोनों सामान्यतः शुभ ग्रह है, लेकिन सम कंडीशन में ये अशुभ हो जाते हैं। बट इन जनरल जो नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है वो शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य को क्रूर ग्रह मानते हैं। तो ये सारे ग्रह जो कहते हैं नेचुरल मैलेफिक कहलाते हैं। ठीक है, तो शनि और मंगल जो है स्वाभाविक तौर पे अशुभ ग्रह हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इस लगन के लिए भी शुभ नहीं है। वृश्चिक लगन के लिए शनि जो है सबसे खराब ग्रह बनता है, तो थर्ड और फोर्थ हाउस का स्वामी होता है। थर्ड हाउस जो है शत्रुओं का, हानि का स्थान भी कहलाता है, दुखों का घर भी कहलाता है। ठीक है, तो उसके स्वामी होके जो है बैठे हुए हैं, मंगल के साथ उनका रिलेशन बन रहा है। महादशा मंगल की, अंतर्दशा शनि की। शनि जो है कहाँ बैठे हुए हैं? फोर्थ हाउस के लॉर्ड होके 10th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं अपने मित्र के साथ, लेकिन ये राशि जिसमें बैठे हुए हैं ये शत्रु राशि है। शनि यहाँ पर सबसे वीकेस्ट पोजीशन पर है क्योंकि शनि जो है डिग्री में सबसे नीचे है, यानी मृत अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं और सूर्य से बिल्कुल नजदीक है, इसलिए सूर्य से अस्त है। तो सबसे पहले तो मंगल और शनि दोनों एक दूसरे के एंटी ऑपोजिट। इस लगन के लिए शनि सबसे अशुभ ग्रह होता है, तो अशुभ ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, शनि की है। शनि सबसे कमजोर स्थिति में है, 10th हाउस में बैठे हुए हैं, वृद्धावस्था है, मृत अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ सूर्य के नजदीक होने के कारण, सूर्य से नजदीक होने के कारण ये अस्त भी है। ठीक है, तो शनि की जो पोजीशन है वो सबसे खराब है। और कोई भी ग्रह अगर शुभ ग्रह भी है, वो कमजोर अवस्था या पीड़ित अवस्था में जब बैठा होता है, वीक पोजीशन पर होता है, डिस्पोजिशन उसका वीक होता है, तो वो उसके रिजल्ट कभी भी आपको आपके फेवर में नहीं मिलेंगे, वो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देगा। ऐसा ही शनि यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। शनि है क्या? शनि को समझ लेते हैं। शनि दुख है, जीवन के अंदर जो बाधा है उसको शनि कहते हैं, अगर ये फेवरेबल नहीं है। अभाव का भी कारक शनि है। साथ ही साथ राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जो पिछड़ा वर्ग है ना, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब जनता है, ये उनको रिप्रेजेंट करता है, बैकवर्ड क्लास को रिप्रेजेंट करता है शनि जो है। और इसी बैकवर्ड क्लास ने माननीय मोदी जी को 2014 में और 2019 में जितवाया है, क्योंकि ये ऐसी क्लास है, अगर इसके दिमाग में कोई एक बात आप डाल देते हैं तो फिर वो आसानी से निकलती नहीं है। लेकिन इस बार जो शनि है यानी सामान्य जन है, उसमें कहीं ना कहीं किसी बात को लेके, उनकी किसी पॉलिसी को लेके जन असंतोष की भावना उनके अंदर पनप रही है। और चूंकि शनि जो है इंट्रोवर्ट है, तो ये भावना अंदर ही अंदर है, ऊपर से देखने में वो भावना हमको नहीं दिखाई देती, पर कहीं ना कहीं जन आक्रोश की भावना ये दिखाते हैं शनि जो है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि दशा और अंतर्दशा जो है ये बहुत अशुभ अंतर्दशा है। मंगल भी शुभ नहीं है, इस लगन के ऑनर होके भी शुभ नहीं है, साथ ही साथ उनके जो एनिमी है उसकी अंतर्दशा है जो इस लगन के लिए शुभ नहीं है। तो पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करता हूं तो मैं गोचर लेता हूं। देखिए गोचर में सबसे पहले हम ये देखते हैं शनि कहां ट्रांजिट कर रहा है। चंद्रमा के साथ हम शनि की पोजीशन को, चंद्रमा भी एक लगन होती है, चंद्रमा से हम शनि की पोजीशन देखते हैं, लगन से भी शनि की पोजीशन देखते हैं। दोनों ही पोजीशन से, स्थिति से जो शनि है वो 4th हाउस में ट्रेवल कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं। और जो 4th हाउस है वो अपना ही घर है, लेकिन चतुर्थ शनि जो होते हैं इनको कंटक कहते हैं। जैसे शनि की जो स्थिति होती है, शनि जो है चंद्रमा से 3 भावों में जब आते हैं, उनके आगे पीछे और चंद्रमा के साथ, तो वो 7:30 का समय होता है। चंद्रमा से जब वो अष्टम होते हैं तो वो चंद्र अष्टम का समय होता है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव भी होता है, इसलिए शुभ नहीं माना जाता। और तीसरा जो कारण है वो है चतुर्थ भाव में चंद्रमा से आना। चतुर्थ भाव जब आते हैं तो कंटक शनि कहलाते हैं, मतलब कांटा, यानी आप चतुर्थ भाव जो है सुखों का भाव है, आपके मित्रों का भाव है, आपकी भूमि का स्थान है। तो कहीं ना कहीं जो है चतुर्थ भाव में सुखों की कमी कर रहे हैं, असंतोष की भावना जागृत है। और चतुर्थ भाव में जो है शनि जो है जनमानस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, मास के इंडिकेटर है। तो चतुर्थ भाव के अंदर शनि आ रहे हैं। और इसमें ज्योतिष का एक और अध्याय है जिसको हम अष्टक वर्ग कहते हैं, ऑक्टेट चार्ट कहते हैं। उसके अंदर जब ये ट्रेवल कर रहे हैं तो इनके पास उसमें कुछ बिंदु मिलते हैं। तो 4 या 4 से ज्यादा अगर बिंदु होते हैं, जिनको शुभ बिंदु कहते हैं, तो ग्रह बली होके संचार कर रहा होता है। जब उससे नीचे जितने कम बिंदु होंगे, इसका मतलब ग्रह जो है अपनी पूरा रिजल्ट देने की क्षमता में नहीं होगा, वो नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा देगा। एक तो नेगेटिव वैसे ही है, इनसे चंद्रमा से भी नेगेटिव आ गए, दूसरा यहाँ पर शुभ बिंदु भी नहीं। अपने घर में जहां वो आए हैं, जो अपने घर को, वो अपने घर से संबंधित बातों को जो देने वाले हैं, सुखों के स्वामी होकर यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो सुख नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं असंतोष की भावना, क्योंकि केवल 2 ही पॉइंट इनके पास है। तो ये दूसरा कारण हुआ। ठीक है, तो ये मैंने तीनों आपको कारण। तीसरा जो कारण है, शनि अपनी स्थिति से 7th आए हैं, जहां वो बैठे हुए हैं उनकी कुंडली में 7th हाउस के अंदर
10th हाउस के अंदर, और 10th हाउस से वो अपनी स्थिति से 7th आए। जब भी अपनी स्थिति से वो 7th आते हैं और दशम भाव से सप्तम भाव में जब वो आए अपने घर में, तो राज्य कर्मचारियों का भी विरोध इसका मतलब दिखाई देता है, क्योंकि वो राज्य के स्थान पे बैठे हुए हैं जन्म के समय। आए कहाँ पर है? 4th हाउस में, 7th पोजीशन पर। तो कहीं ना कहीं जो राज्य का विरोध, राज्य कर्मचारी जो हैं उनके अंदर भी कोई ना कोई असंतोष किसी ना किसी बात को लेकर उभरता हुआ दिखाई देता है। तो ये जनरली 2nd 3rd क्लास के जो 4th क्लास के जो कर्मचारीगण हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इस बार का जो समय है मोदी जी के लिए बहुत चैलेंजिंग है। और एक बात गोचर में दूसरी और बात कर लेते हैं गुरु की। गुरु का गोचर भी देखते हैं। तो गुरु का गोचर इस समय 2 ही गोचर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक शनि और दूसरा गुरु, क्योंकि कोई भी शुभ चीज जब हमको मिलती है जीवन में इन 2 के आशीर्वाद से ही मिलती है। तो गुरु का गोचर इस समय 7th हाउस के अंदर वृषभ राशि के अंदर है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं जो दशम के स्वामी हैं। और दशम के स्वामी बैठ के होने के कारण सूर्य जहाँ पर बैठे हुए हैं उनके साथ में जुपिटर बैठा हुआ है, और जुपिटर जो है कंबस्ट है। 1 महीना पूरा जो है वो अस्त रहने वाले हैं। और जब जुपिटर अस्त होते हैं तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। जैसे आजकल विवाह आदि कार्य बंद है, तो जब तक गुरु जो है अस्त रहेंगे तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। तो आपको मैंने ये सामान्य बात बता दी। तो गुरु का गोचर भी इस समय उनके लिए शुभ नहीं है, जबकि गुरु इस कुंडली के सबसे शुभ ग्रह कहलाते हैं, शुभ होकर शुभ स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन वक्री अवस्था के अंदर है। तो कहीं ना कहीं इन जनरल भी वो सुखों में उतार चढ़ाव वाली स्थिति पैदा करते हैं, लेकिन एक शुभ ग्रह बलवान भी होता है। तो दोनों प्रकार के वक्री वाला भी गुण देता है, सामान्यता जो गुण है वो भी देता है। और अब मैं बात करता हूँ, ये मैंने 3 आपको पॉइंट्स बताए। एक आपको बताया महादशा अंतरदशा के कारण ये समय बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। साथ ही साथ जो ट्रांजिट का मैंने आपको बताया, ट्रांजिट के कारण ये समय अच्छा नहीं है। साथ ही साथ अष्टग्रह की स्थिति से भी केवल 2 ही शुभ बिंदु लेके संचार कर रहे हैं। और तीसरा अपनी पोजीशन स्वयं से जो है 7th हाउस में आए हैं, 10th से 7th यानी 4th हाउस में आए हैं, जहां पर वो कहीं ना कहीं असंतोष की भावना, कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक उथल पुथल की जो स्थिति वो दिखाते हैं। अब बीजेपी की कुंडली देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये मिथुन लगन की कुंडली है, और शनि का जो ट्रांजिट है वो अपने ही घर में है। जैसे उधर माननीय मोदी जी की कुंडली में भी शनि कुंभ राशि, यहाँ भी कुंभ राशि में ही ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन वहां से वर्स्ट पोजीशन बीजेपी की कुंडली में दिखाई देती है। कारण क्या है? ये चंद्रमा से चतुर्थ है। चंद्रमा इस कुंडली के अंदर बुध का जो लगन का जो लॉर्ड है उसका शत्रु है। सबसे पहले इस समय दशा महादशा कौन सी है? चंद्रमा की दशा चालू है, उसमें अंतरदशा किसकी है? बुध की। बुध चंद्रमा का बहुत बड़ा शत्रु है। बुध की चंद्रमा से कभी नहीं बनती। ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है, ये फिर कभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये दोनों दशाएं अंतरदशा के जो स्वामी हैं आपस में शत्रु हैं। चंद्रमा की शत्रुता किसी के साथ नहीं है, लेकिन बुध जो है चंद्रमा से बहुत घृणा करता है। ठीक है, तो ये जो अंतरदशा चल रही है वो भी अच्छी नहीं है। हालांकि लगन की दशा है, लेकिन महादशा के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। और महादशा नाथ जो है वो स्वयं बहुत पीड़ित है, बहुत कमजोर अवस्था में, नीच अवस्था में यहाँ बैठे हुए हैं, डेबिलिटेटेड साइन के अंदर बैठे हुए हैं। और चंद्रमा से चतुर्थ भाव के अंदर शनि आ रहे हैं, कंटक शनि है। और कौन से स्थान में आ रहे हैं? 9th हाउस में। लगन से 9th हाउस है। 9th हाउस क्या होता है? सिंहासन का घर होता है, मुकुट का घर होता है। और इस अपने ही घर में आने के बाद देखिए, एक तो चतुर्थ है, कंटक है, दूसरा अपनी ही राशि, अपने ही स्थान से सप्तम आ रहे हैं, तीसरा शुभ बिंदु की बात करें तो यहाँ 0 इनको पॉइंट्स हैं, यानी एक भी शुभ बिंदु नहीं है। 9th हाउस क्या है? सिंहासन का, मुकुट का जो घर है, वहां पर कुछ भी बल नहीं है, 0 बल है। इसका मतलब बहुत नेगेटिव रिजल्ट। सिंहासन पाने के लिए, मुकुट पाने के लिए उनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। ये चुनौतियों का सामना इस बार उनको करना पड़ेगा। इस प्रकार का ये समय जो उनकी दशाएं अंतरदशाएं दिखाती हैं, जो गोचर का समय उनको दिखाता है। साथ ही साथ एक पॉइंट पर मैं आपका और ध्यान खींचूंगा, मैं राहु का ट्रांजिट भी आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, राहु इस समय मीन राशि के अंदर है, और माननीय मोदी जी की कुंडली में भी ये मीन राशि के अंदर ही उनका राहु बैठा हुआ था। अब वापस से मीन राशि में आया। साथ ही साथ जो लगन का जो लॉर्ड है मंगल, वो भी जो है राहु के साथ आके बैठा हुआ है गोचर में। जब राहु और मंगल मिलते हैं तो अंगारक नामक एक योग बनाते हैं, जो बेहद खतरनाक, बेहद ही खतरनाक योग है। जब ऐसा कोई योग बनता है तो इस समय राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कोई घटना, दुर्घटना, क्योंकि मंगल दुर्घटनाओं के कारक है, बहुत अधिक मात्रा में देने की क्षमता मंगल के अंदर है। एक्सीडेंट्स दे देंगे, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर होने की संभावना होती है। कहीं जो है कहीं ना कहीं सुनामी जैसा होने की संभावना हो सकती है, भूस्खलन हो सकता है, कोई भी चीज ऐसी, रेल एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी घटना दुर्घटना, या अकस्मात किसी मंत्री या किसी बड़े व्यक्ति का निधन हो जाए। इस समय ऐसी संभावना बनी हुई है राहु के साथ मिलकर। और राहु भी क्योंकि जो देते हैं वो भी बहुत ऑल ऑफ सडन देने वाले हैं, अचानक देने वाले हैं। तो 2 ऐसे ग्रह आपस में मिल गए कि जो है जिसके कारण बहुत ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता का माहौल, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, क्योंकि मंगल जो है राजद्रोह के भी कारक हैं, साथ ही साथ प्रजातांत्रिक मूल्यों के भी कारक हैं। तो इन सब का कहीं ना कहीं ह्रास दिखाते हैं। और मोदी की कुंडली में ये 5th हाउस के अंदर है। 5th हाउस क्या है? ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का। तो कहीं ना कहीं मोदी की कुंडली में डिसीजन मेकिंग पावर में कहीं ना कहीं कमी है इस समय, जिसके कारण वो सही डिसीजन लेने की उनकी क्षमता कहीं ना कहीं कम दिखाई देती है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में है। राहु मंगल का जो गोचर है वो इस समय 10th हाउस के अंदर है।
तो कहीं ना कहीं जो है कर्म यहाँ पर बाधित होते हैं, कहीं ना कहीं जो है विद्रोह, राजद्रोह की बात जो है लोगों के बीच में या कर्मचारियों में या जनमानस में कहीं ना कहीं विद्रोह, असंतोष दिखाई देता है इस राहु मंगल योग के कारण। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया, लेकिन अंत में बस इसको समाप्त करने से पहले मैं सिर्फ यही कहूँगा, माननीय मोदी जी कुंडली जो है वृश्चिक लगन की है। वृश्चिक लगन के व्यक्ति हर प्रकार के जो है क्रिया को करने वाले होते हैं, साम दाम दंड भेद, वो किसी भी प्रकार से जो है अपने आप को हारता हुआ नहीं देख सकते। तो कोई भी चुनौती आए उस चुनौतियों को वो सीना तान के सामना करने वाले होते हैं। तो माननीय मोदी जी के लिए भी ये बात मैं कहूंगा, क्योंकि वृश्चिक लगन की कुंडली दूसरा मंगल योग बना रहा है चंद्रमा के साथ फिक्स साइन के अंदर। तो समय तो बहुत ज्यादा उनके विपरीत है इस वक्त, लेकिन बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, दुश्मन बहुत ज्यादा है उनकी भाषा में बोलूं तो उनके ओपोनेंट बहुत ताकतवर हो गए आए हैं, जन आक्रोश की भावना कहीं ना कहीं पनप रही है। तो ये समय उनके लिए सबसे चुनौतियों वाला आया है इन जो है करीबन 23 वर्षों के उनके कार्यकाल में। और अब ये उसका सामना किस प्रकार करते हैं ये देखने वाली बात होगी। मेरे आकलन से अगर मैं इसको रेट करूं तो 60-40% उनके पक्ष में है, 60% उनके अगेंस्ट है। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, मैं कोई सीट की बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत बहुत चुनौतियों वाला समय है। और इसके परिणाम, चूंकि ये वृश्चिक लगन है, चंद्रमा और मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो अगर परिणाम बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि राहु का गोचर भी कुछ इस प्रकार का ही दिखाता है कि जो परिणाम होंगे वो कुछ बहुत आश्चर्यजनक होंगे। या तो हो सकता है एकदम एट पार हो या एकदम से बेलो हो, इस तरीके का मुझे दिखाई देता है। तो चौंकाने वाले परिणाम इस बार मोदी जी के साथ इस जनता को देखने को मिलेंगे। और मेरी शुभकामनाएं माननीय मोदी जी के साथ हैं, उनका आने वाला समय शुभ हो। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलता हूं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।